नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल डीएनटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 2 भूगोल विषय से संबंधित आज के कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष भारत में सुदूर संवेदन तकनीक के विकास के बारे में अध्ययन कराने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहले बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों, भूगोल विषय में सुदूर संवेदन तकनीक पर एवं जीआईएस जैसे विषय पर लगभग एनटीए 10 क्वेश्चंस देती है और मेरा कोशिश है कि इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों को 10 में 10 प्रश्नों का जवाब मिल सके ताकि आने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय, भारत में सुदूर संवेदन तकनीक का ऐतिहासिक विकास, अर्थात भारत में सुदूर संवेदन तकनीक का किस प्रकार विकास हुआ। तो कहा जाता है कि भारत में सुदूर संवेदन तकनीक के जनक के रूप में प्रोफेसर पिसरोथ रामा पिसरोटी को, इन्होंने सर्वप्रथम भारत में 1960 के दशक में नारियल में विल्ट रोग के पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन संबंधी अग्रणी प्रयोग किए और सफल भी रहे। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए हवाई जहाज का उपयोग किया और इन्होंने जो तकनीक का उपयोग किया ये हमारे इसरो संस्थान से प्राप्त किया गया था। अपने प्रयोग में इन्होंने अमेरिका द्वारा विकसित विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है पिसरोथ रामा पिट्रोसी महोदय का, इनका भारतीय मानसून के संदर्भ में भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने कहा था कि गर्मियों के दौरान भारतीय मानसून और ठंडे के दिनों में उत्तरी गोलार्ध में उष्मा के संचरण का गहरा संबंध होता है। सन 1962 ईस्वी में डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में अंतरिक्ष विज्ञान विभाग के प्रारंभ के बाद आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान, परीक्षण, आंकड़ों का एकत्रीकरण और विश्लेषण हेतु नए नए केंद्र स्थल और अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ हुई। जैसे जैसे भारत में सुदूर संवेदन का विकास होने लगा, भारत में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी उभर कर आने लगी और इन संस्थाओं द्वारा भारत में सुदूर संवेदन के विकास में कारगर सफलता मिली। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी संस्थाएं थी जिनके विकास से भारत में सुदूर संवेदन का काफ़ी विकास हुआ। 1 जून 1972 को अंतरिक्ष आयोग की स्थापना बेंगलोर मुख्यालय में किया गया। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न बनने की संभावना है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब किया गया, तो 1 जून 1972। इसके अंतर्गत, इस मुख्यालय के स्थापना के अंतर्गत, इस आयोग के स्थापना के अंतर्गत हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में, श्रीहरिकोटा प्रमोशन क्षेत्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नई दिल्ली, भौतिक शोध प्रयोगशाला अहमदाबाद, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण हैदराबाद और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून। इन सभी संस्थानों का 1 जून 1972 के अंतरिक्ष आयोग के साथ साथ इनका भी धीरे धीरे विकास होने लगा। तो यूजीसी ऐसे ही क्षेत्रों से, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के बेस पे रिमोट सेंसिंग से प्रश्न बनाती है, तो इनको आप नोट डाउन कर लें, इन संस्थान के नाम को, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। चलिए अब हम लिस्टिंग देखते हैं कि 20वीं सेंचुरी में इंडियन
माइलस्टोन के रूप में रिमोट सेंसिंग किस प्रकार आया, किस प्रकार इसमें सफलता मिली। तो प्रोजेक्ट का नाम है, लॉन्चिंग डेट है और रिमार्क है। तो हमारा सर्वप्रथम भारत का पहला जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो हमारा आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। इनका लॉन्चिंग 19 अप्रैल 1975 को किया गया, जो सक्सेसफुल रहा। फिर भास्कर नाम से प्रोजेक्ट तैयार हुआ रिमोट सेंसिंग का, जो 7 जुलाई 1979 को लॉन्चिंग किया गया और वो भी सक्सेस रहा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल ये आती है कि भारत की सबसे पहला ऐसा सैटेलाइट का नाम बताएं जो फेलियर रहा, जो असफल रहा। तो इनका नाम है SLV-31। 10 अगस्त 1979 को लॉन्च किया गया, जो फेलियर रहा। फिर क्या किया गया, SLV-32 के साथ रोहिणी RS-1 का 1980 में लॉन्च किया गया, जो सफलता हासिल हुआ। ठीक इसी प्रकार ये जो कड़ी है SLV-3 IDF प्लस रोहिणी RS-DI का 1981 में, एप्पल 1981 में, और फिर पुनः हमारा भास्कर 2 1981 20 नवंबर को जारी किया गया, लॉन्च किया गया, जो सफल रहा। इसी क्रम में 20th सेंचुरी में भारत में विभिन्न प्रकार के सैटेलाइटों का विकास किया गया और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में निरंतर सफलता हासिल होने लगी। तो इन बिंदुओं को नोट डाउन करें ताकि UGC नेट ऐसे ही बिंदु पर प्रश्न पूछती है और ऐसे ही बिंदु पर प्रश्न बनने की भी अधिक संभावना है। इसको लिस्टिंग को नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के साथ साथ इसको सही ढंग से देखें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। उसके बाद हमारा आता है इनसेट 1A 1982 सक्सेस रहा। फिर SLV-3 IIDF प्लस रोहिणी RS-D2 1983 में, ये भी सक्सेस रहा। सेकेंड बार जो फेलियर हमारा रहा लॉन्चिंग, ये है ASLV-2 फ्लाइट प्लस SRO-SS सेट 1988 में। तो ये जो हमारा डेट है इनको भी ध्यान रखना है, रिमार्क हमारा क्या है इनको भी ध्यान रखना है, और प्रोजेक्ट का जो हमारा नाम है इनको भी ध्यान रखना है। इस प्रकार फिर IRS-1 भी है जो 1991 में हमारा रहा। पुनः जो हमारा अनसक्सेसफुल रहा वो 1993 में रहा। तो इस तरह कड़ी हमारे देश में, भारत में निरंतर बढ़ते रहा और 21वीं सेंचुरी में जो माइलस्टोन स्थापित किया भारत ने, उसमें भी हमारा जो है 2000 से लेकर निरंतर हमारा कुछ न कुछ परियोजनाएं, प्रोजेक्ट लॉन्च होती रही भारत में, और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में भारत निरंतर आगे बढ़ते रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 नवंबर 2013 को मॉम के रूप में भारत ने सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसे हम मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से जानते हैं। पुनः फिर पहला बार हमारा जो है मॉम का मंगल मिशन के नाम से भी इसे जानते हैं। और भारत 21 सेंचुरी में विश्व के 6 देशों में शामिल हो गया जो मंगल ग्रह के चारों ओर सैटेलाइट लॉन्च कर चुके थे। उसके उपरांत हम बात करते हैं कि हमारे देश में कुछ रिमोट सेंसिंग के स्पेस सेंटर हैं। उन स्पेस सेंटरों को जानते हैं, जैसे कि जोधपुर में हमारा है वेस्टर्न RRSSC, उदयपुर में सोलर ऑब्जर्वेटरी, अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट, नागपुर में सेंट्रल RRSSC, MT माउंट आबू में इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है। बेंगलुरु में हमारा सबसे ज़्यादा स्पेस सेंटर है, ध्यान दीजिए बेंगलुरु। स्पेस कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो हेडक्वार्टर, इनसेट प्रोग्राम ऑफिस, NNRMS, सिविल इंजीनियरिंग डिवीज़न, इसरो सैटेलाइट सेंटर, लिक्विड
फिर ISTRAC। सबसे ज़्यादा अगर सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा स्पेस सेंटर तो बेंगलुरु में है। ठीक इसी प्रकार तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लिक्विड। फिर इसरो हमारा है, महेंद्रगिरी में है। पुनः फिर हमारा उत्तराखंड का देहरादून, न्यू दिल्ली, लखनऊ, शिलोंग, शिमला का। तो ये सभी स्पेस सेंटरों को ध्यान में रखना है और ध्यान में रखकर इसे नोट डाउन कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को सहूलियत हो। इसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान समय में भारत में किस प्रकार इसरो की मदद से नए नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में भारत ऐतिहासिक कदम की ओर बढ़ा है। 2018 में अगर हम बात करें तो सक्सेसफुली प्लेसेस कार्टोसैट 2 जो 12 जनवरी 2018 को इसरो पोलर सैटेलाइट और यह 710 kg वजन था। चंद्रयान 2 मिशन रॉकेट ये भी 11 अक्टूबर 2018 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। GSLV MKLLD2 ये भी हमारा जो है लॉन्च किया गया GSAT 29 14 नवंबर 2018 को इसरो के माध्यम से। फिर पुनः हमारा जो है GSAT 7A भी लॉन्च किया गया। तो ये 2018 में लॉन्च किया गया। इनके नामों को भारत में जब इनके विकासों के बारे में हम पढ़ते हैं तो इनके नामों को ध्यान देना है, इनके नामों को याद रखना है। पुनः फिर 2019 में यदि हम बात करें तो भारत की इसरो ने लोहा लिया और भारत की शान को अंतरिक्ष में एक नई दिशा दी। 24 जनवरी 2019 को PSLV C44 ने 2 उपग्रहों की सफल लॉन्चिंग की। 6 फरवरी 2019 को संचार उपग्रह GSAT 31 की सफल लॉन्चिंग। 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया। 1 अप्रैल 2019 को एक साथ 29 सैटेलाइट परीक्षण किए गए। फिर 27 नवंबर को रक्षा सैटेलाइट कार्टोसैट 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2019 को चांद की कक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचा चंद्रयान 2। 22 मई 2019 को जासूसी उपग्रह RISAT 2B की लॉन्चिंग की गई। तो इसके लॉन्चिंग से साल 2019 में भारत ने सुदूर संवेदन के क्षेत्र में इसरो संस्थान द्वारा विश्व में दुनिया ने भारत का लोहा माना और भारत ने एक नया इतिहास रचा। ठीक इसी संदर्भ में भारत ने सुदूर संवेदन के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसरो द्वारा कुछ प्रस्तावित मिशन तैयार किया गया जो आने वाले दिनों में भारत के लिए एक कड़ी साबित हो सकती है, जिसमें हमारा आदित्य, इसके तहत सूरज पर स्पेसक्राफ्ट भेजने की योजना है। जो प्रस्तावित मिशन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं ये 2020 के मध्य तक लॉन्चिंग की योजना है, लेकिन वर्तमान में कोरोना के मद्देनज़र अभी तक इसकी लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। फिर हम बात करते हैं गगनयान। यह भारत का पहला मानवयुक्त मिशन होगा जो साल 2022 में 3 यात्रियों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष भेजने की योजना है। ध्यान दीजिए ये फ्यूचर प्लान है भारत का रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में। गगनयान साल 2022 में 3 यात्रियों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। फिर शुक्रयान है। शुक्रयान इसरो को शुक्र ग्रह पर यान भेजने की तैयारी है जो 2023 में लॉन्च होना है और शुक्र के वातावरण का इसमें अध्ययन होगा। पुनः स्पेस स्टेशन के नाम से इसरो अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में है जो 20 टन का खुद का स्टेशन बनाएगा। तो ये जो हमारी थी भारत में सुदूर संवेदन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है जो भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी महाशक्ति के तौर पर उभरने में मदद कर रहा है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल में आप नए हैं, हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और निरंतर इस चैनल की सहायता करते रहें ताकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार की वीडियो आपके समक्ष उपस्थित हो। धन्यवाद।